रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंटरफेस। जैसे कि आप जानते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने सेल साइकिल क्या होता है उसके इंट्रोडक्शन के हवाले से डिस्कस किया था। मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूँ। यहाँ एक साइड पर हमने कहा था कि ये सेल साइकिल है, ये क्या होता है कि कोई एक सेल जो है ख़ास तरह के तब्दीलियों के सिलसिले सीरीज ऑफ चेंजिंग से गुजरता हुआ जो डिवाइड होता है और एक से दो सेल में ये कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो सीरीज ऑफ चेंजिंग्स है वही कहलाता है सेल साइकिल। अब इस सेल साइकिल के जो है फेजेस होते हैं, तो सेल साइकिल के मेन टू फेजेस होते हैं। एक को हम कहते हैं इंटरफेज, ठीक है, और जो दूसरा फेज हमारा कहला रहा होता है सेल का वो कहलाता है माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज। अब इंटरफेज जो है पहले हमने आज बात करनी है, तो इसे हम प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं, यानी तैयारी का मरहला। और पूरे सेल साइकिल का जो 90% टाइम है वो इस फेज में लगता है, इंटरफेज में। तो इसका मतलब ये एक अहम मरहला है। सिर्फ 10% टाइम जो है वो माइटोटिक फेज में लगता है सेल का, इंटरफेज में 90% टाइम लगता है। इसकी आगे स्टेजेस होती हैं, इसकी 3 मेन स्टेजेस हैं। पहली फेज को कहते हैं G1 फेज, सेकंड फेज को कहते हैं S फेज, और थर्ड फेज को कहते हैं G2 फेज। ठीक हो गया। और बाद औक़ात सेल जो है एक एक्सीडेंटली एक और फेज में भी चला जाता है, इसीलिए वो इसका हिस्सा नहीं है, हमने एक अलग से इसको शो कर दिया है, उसको कहते हैं GO फेज या G0 फेज। ठीक है, तो आज हमने अपनी इंटरफेज को डिस्कस करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इंटरफेज को आप प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। प्रिपरेटरी से मुराद क्या है? प्रिपरेटरी से मुराद है कि सेल अपने आप को इस फेज में प्रिपेयर करता है, तैयार करता है, किसके लिए? डिवीजन के लिए। यानी डिवाइड होने से पहले उसने मैच्योर होना है, उसने एडवांस अपने अंदर ऐसी चेंजिंग्स लानी है जिन चेंजिंग्स को करने के बाद वो इक्वल तरीके से डिवाइड भी हो सके और बिल्कुल नॉर्मल रहे। तो इसलिए ये फेज ज़रूरी है सेल की डिवीजन के लिए। तो हमने जो सबसे पहली अपनी फेज बात करनी है वो है G1 फेज। G1 फेज, G का मतलब क्या होता है? गैप। यानी यहाँ गैप से मुराद क्या है? मरहला। तो पहला मरहला हमारा डिवीजन का, इंटरफेज का क्या होता है? सबसे पहले जो सेल है वो अपने साइज को इंक्रीज करता है इस फेज में। सेल इंक्रीजेस इन साइज, ठीक है। उसके बाद ये इंक्रीज कर देता है अपने नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज को। जो इसके अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं, जब ये सेल इमेच्योर होता है तो इसके अंदर ऑर्गेनेली कम होते हैं, लेकिन चूंकि इसने डिवाइड होना है तो नंबर ऑफ ऑर्गेनेली का ये इजाफा करता है। लाइक राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर ज्यादा हो जाते हैं, जिनके जरिए से इसे एनर्जी भी मिलनी है और प्रोटीन्स भी मिलनी है। उसके बाद ये और क्या कर देता है? इंक्रीजेस, सेल इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ प्रोटीन। यानी चूंकि इसने मैच्योर होना है, इसके अंदर डेवलपमेंट होनी है, इसलिए इसकी प्रोटीन की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। और ख़ास तौर पे ये प्रोड्यूस करता है इस फेज में स्पेसिफिक एंजाइम्स। एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जो यहाँ नहीं यूज होने। जो अहम बात क्या है? जो यहाँ नहीं यूज होने बल्कि नेक्स्ट फेज में यूज होने हैं, जिसका नाम क्या है? एस फेज। तो बहरहाल वो यूज एस फेज में होने, लेकिन तैयारी उसकी किस फेज में हो जानी है? G1 फेज में हो जानी। तो ये हमने शॉर्टली G1 फेज को डिस्क्राइब किया है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, हमारी अगली फेज जो है वो है S फेज। S फेज, S का मतलब क्या है? सिंथेसिस। ठीक है, तैयारी का मरहला, कुछ चीज की तैयारी होनी है। तो असल में वाकया ही इस डिवीजन में सेल के अंदर ये जो पीछे एंजाइम बनकर आए हैं, उन एंजाइम्स की मदद से क्या होगा? सेल के अंदर डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होगी। डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होगी। अब यहाँ दो बातें हैं, एक तो डुप्लीकेशन मतलब डबल होना किसी चीज का, और क्रोमोसोम क्या है?
तो ये बात याद रखनी है आपने कि ये हमारा जो सेल होता है, इसका न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, और ये हर एक जानदार के अंदर स्पेसिफिक इनकी तादाद होती है। अगर ह्यूमन की बात करें तो हमारे एक एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसको मैं जरा इस तरह बना दे, इस शक्ल में होते हैं, यहाँ बाहर भी मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ ऐसे। अब देखें ना, जब सेल ने डिवाइड होना है और 1 से 2 बनने, तो जितने पहले सेल में क्रोमोसोम से, जिसको हम पेरेंट सेल भी कहते हैं, ये पेरेंट सेल है, जिससे नए सेल बनने हैं उसे पेरेंट सेल कहते हैं। तो जो 2 नए सेल बनने हैं वो क्या कहलाएंगे, वो डॉटर सेल कहलाएंगे। तो उनके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने ही होंगे। तो अब वैसे डिवीजन का रूल मैथमेटिक्स का क्या है कि जब आप किसी चीज को डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में तो हाफ हो जाती है तादाद, लेकिन इस सेल डिवीजन में क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने ही रहते हैं, यानी 46 इसमें भी आएंगे। ह्यूमन सेल की बात करें तो 46 इसमें भी। तो वो क्यों हुए 46? क्योंकि तैयारी के मरहले के दौरान ये एस फेज में पहले ही सेल जो है डुप्लीकेट कर लेता है क्रोमोसोम को, यानी पहले ही वो 46 से डबल करके 92 बना लेता है। ठीक है, और वो 92 जो है जब बाद में डिवीजन होती है तो अल्टीमेटली 92 ने हाफ होना है, तो 46 और 46 नॉर्मल तादाद इनमें बन जाती है। वो अलग बात है कि सम टाइम प्रॉब्लम्स आ जाती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो इक्वली नहीं जाते। बहरहाल तो इस फेज में ये हो रहा होता है कि क्रोमोसोम ने डुप्लीकेट होना है, बस इस फेज में इतना ही होता है। और उसके बाद तीसरा और आखिरी मरहला जो नॉर्मल होता है वो G2 फेज का, यानी गैप 2 मरहला है। और इसमें क्या होता है, हमारे सेल ने जो है डिवीजन के दौरान इस शक्ल में आना होता है, बड़ा हो चुका होता है, और इसके क्रोमोसोम यहाँ हैंग होने होते हैं मुख्तलिफ जगहों पर। ये देखें तो इनको यहाँ धागे से होते हैं जो हैंग करके रखते हैं। इन धागों को हम, ये देखें यहाँ ऐसे जोड़ देता हूँ मैं, इन धागों को हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। ये हम इस फेज में पढ़ेंगे, माइटोटिक फेज में पढ़ेंगे। तो फिर वही बात, इन्होंने अगली फेज में बनना है, लेकिन ये स्पिंडल फाइबर किसकी मदद से बनते हैं, प्रोटीन की मदद से बनते हैं। और वो प्रोटीन की जो डेवलपमेंट है, ये प्रोटीन का बनना है, उस प्रोटीन का नाम क्या होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। वो ट्यूबुलिन की जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, वो किस फेज में होती है, वो G2 फेज में होती है। दोबारा मैं इसको बताता हूं कि ट्यूबुलिन प्रोटीन जिसने यूज होना है नेक्स्ट फेज में, माइटोटिक फेज में, उसकी तैयारी कहाँ हो रही होती, G2 फेज में हो रही होती है। और वो प्रोटीन तैयार होकर उसके अंदर रह जाती है। जब सेल इस फेज में आता है तो फिर ये ट्यूबुलिन प्रोटीन ये धागे बना देती है, और इन धागों पर इन क्रोमोसोम ने हैंग होना होता है। क्यों होना होता है, कब होना होता है, ये हम सारा माइटोटिक फेज में पढ़ेंगे। तो ये हमारी 3 नॉर्मल फेजेस हैं जो हमने बात की है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। लेकिन बाज़ औक़ात सेल के जेनेटिक सेटअप में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं जो सेल की जो नॉर्मल डिवीजन को डिस्टर्ब कर देते हैं। यानी मैं यहाँ लिखता हूँ कि जो सेल समटाइम्स जो हमारा सेल है वो अब नॉर्मल हो जाता है डिफरेंट सर्कमस्टांसेस की वजह से, डिफरेंट प्रॉब्लम्स की वजह से। तो फिर क्या होता है, उसकी जो नॉर्मल डिवीजन है वो नहीं होती। तो सेल G1 फेज में होता है और S फेज में नहीं जाता, बल्कि G1 से सीधा G0 फेज में चला जाता है। और G0 फेज क्या है, नॉन डिविजनल फेज है, यानी सेल ने डिवाइड नहीं होना, सेल ने डिवाइड नहीं होना, सेल को पॉज लग जाना है, रुक जाना है सेल की डिवीजन में। ठीक है, इसीलिए इसे G0 फेज कहते हैं। अब ये पॉज जो है ये टेम्परेरीली भी हो सकता है और परमानेंटली भी हो सकता है। तो मैं एग्जांपल दे देता हूं कि कौन से सेल जो है वो टेम्परेरीली पॉज में जा सकते हैं। सबसे पहले टेम्परेरीली परमानेंटली एंड नॉट गो इन G फेज, यानी कुछ ऐसे भी हैं जो जाते ही नहीं है, वो नॉर्मल डिवीजन होती रहती है।
तो जो टेम्परेरीली हमारे बॉडी के सेल जो बाज़ औक़ात जीओ फेज में चले जाते हैं वो लीवर के सेल हो सकते हैं या हमारी किडनी के सेल हो सकते हैं, ठीक है। और जो परमानेंटली अगर कोई सेल इस फेज में चला गया कि उसकी डिवीजन रुक गई और वो फिर कभी लौट कर नॉर्मल डिवीजन में वापस नहीं आएंगे, तो वो सेल कौन से हो सकते हैं? वो हमारे न्यूरॉन्स हो सकते हैं जिन्होंने हमारा नर्वस सिस्टम बनाना होता है, यानी कि ब्रेन का सिस्टम बनाना होता है। ये परमानेंटली इस फेज में चले जाते हैं। और वो जो बिल्कुल नहीं जाते वो कौन से सेल हैं? वो है हमारे एपिथेलियल सेल, यानी स्किन के अपर लेयर भी हो सकती है या किसी भी ऑर्गन का जो अपर हिस्सा होता है वो जिन सेल से मिलके बनता है उन्हें एपिथेलियल सेल कहते हैं। तो ये वो है जो जीओ फेज में चले जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने इंटरफेस को डिटेल से डिस्कस किया है और ये जो इसकी फेज है जीओ फेज, ये इसकी एक्सीडेंटल फेज है जिसमें सेल समटाइम जो नॉन डिविजनल स्टेट में चला जाता है, ठीक है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।